अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्यूशनिंग में खुश आमदीद। तो व्यूवर्स, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि डिजिटल ट्यूशनिंग आपको CSS PMS के बारे में सारी मालूमात फ़राहिम करेगा, तो हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उन तमाम सवालात के जवाबात जो एक CSS एस्पेरेंट के दिमाग में CSS की तैयारी करने से पहले आते हैं। सबसे पहले तो CSS की तैयारी करने से पहले समझते हैं कि CSS चीज़ क्या है। CSS स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज एग्ज़ाम। CSS के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि मुकाबले के इम्तिहान के तौर पर इनको जाना जाता है। CSS एग्ज़ाम हर साल फरवरी में FPSC का इदारा कंडक्ट करवाता है। CSS एग्ज़ाम के बारे में अगर थोड़ी सी बात करें तो CSS एग्ज़ाम पाकिस्तान का वाहिद एक ऐसा इदारा है, वाहिद एक ऐसा इम्तिहान है जिसमें आप किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हो, आप इसमें अपेयर हो सकते हैं। इट डजेंट मैटर वेदर यू आर एन इंजीनियर, वेदर यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, वेदर यू आर बिजनेस मैन, वट एवर वट यू हैव डन, यू कैन अपेयर इन एग्ज़ाम। तो CSS एग्ज़ाम के बारे में अगर बात करें, CSS एग्ज़ाम 4 हिस्सों में मुनक्किद कराया जाता है। सबसे पहला हिस्सा जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट समझा जाता है, वो है रिटन एग्ज़ाम। रिटन एग्ज़ाम, जैसा कि आप सबको मालूम ही है, रिटन एग्ज़ाम 1200 नंबरों का होता है, जिसके अंदर 12 पेपर होते हैं। 12 पेपर में से हर पेपर 100 नंबर का होता है और 100 नंबर में से आपने 40 नंबर लेने ही लेने होते हैं कंपल्सरीज़ में। 12 पेपरों में से 6 पेपर जो होते हैं वो कंपल्सरीज़ के होते हैं और 6 पेपर ऑप्शनल्स के होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि CSS एग्ज़ाम 4 हिस्सों में मुनक्किद किया जाता है। तो रिटन के बाद जिन बच्चों का रिटन क्लियर हो जाता है, उसके बाद उनका एक मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद उनका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है और फिर इंटरव्यू। साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू के दोनों को मिलाकर इनके इकट्ठे नंबर लगाए जाते हैं 300 में से। तो यानी CSS का पूरा एग्ज़ाम जो 4 हिस्सों पर मुनक्किद है, उसके मुकम्मल नंबर होते हैं 1500। तो अगर हम कंपल्सरीज़ की बात करें तो CSS के 6 कंपल्सरीज़ में हर बच्चे को 40 नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऑप्शनल्स की बात करें तो ऑप्शनल्स को पास करने के लिए हर पेपर में 33 नंबर लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर ओवरऑल बात करें तो 1200 में से 600 नंबर लेना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए। कंपल्सरीज़ की डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि देयर आर 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, जिसमें से हर पेपर 100 नंबर का होता है। 100 नंबर की डिवीज़न कुछ इस तरह की है कि ऑब्जेक्टिव 20 नंबर के, सब्जेक्टिव 80 नंबर के। तो अगर हम कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की डिटेल की बात करें तो हमारे 6 कंपल्सरीज़ कुछ इस तरह के हैं कि सबसे पहले जो कि सबसे मुश्किल पेपर समझा जाता है और जो कि एस्पिरेंट्स के लिए एक नाइटमेयर है, वो है इंग्लिश एस्से। इंग्लिश एस्से के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि 99% बच्चे इंग्लिश एस्से में फ़ेल होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इंग्लिश एस्से में फ़ेल होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इंग्लिश एस्से से डरते हैं। और इंग्लिश एस्से से हम सबको पता है कि इंग्लिश एस्से में सबसे ज़्यादा बच्चे फ़ेल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते। दूसरे नंबर पे जो सबसे बड़ा थ्रेशोल्ड समझा जाता है वो है प्रेसिएंट कंपोजिशन। प्रेसिएंट कंपोजिशन में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसमें आपने उसकी 1/3 प्रेसी करनी होगी। एक कंपोजिशन पैराग्राफ होगा, एक इसके अलावा आपका प्रेपोजिशन का टेस्ट होगा, इसके अलावा करेक्शन, इसके अलावा ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव पेपर भी होगा। तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान अफेयर्स में आपको पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। पाकिस्तान के करंट अफेयर्स, इसके अलावा पाकिस्तान में का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सब कुछ इस पेपर में पूछा जाता है। करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो करंट अफेयर्स में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पैलेस्टाइन इशू, जैसे कि US इलेक्शन इम्पैक्ट पूछा जा सकता है रीजनल लेवल पे कि साउथ एशिया में US इलेक्शंस के क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे फॉर एग्जांपल। ठीक है। और नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करें तो इस्लामिक स्टडीज़ में ऑब्वियसली बात है इस्लामियात के बारे में सवालात पूछे जाते हैं। एवरीडे साइंस की अगर बात करें तो इस सब्जेक्ट में
इस सब्जेक्ट के दो पोर्शन होते हैं, एक होता है जर्नल साइंस और दूसरा एनालिटिकल पोर्शन होता है। जर्नल साइंस का पोर्शन 60 नंबर का होता है, जो कि प्रॉपर एक क्रैमिंग पोर्शन है, जिसमें ये वो वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, वो बच्चे जिनका क्रैमिंग बहुत अच्छी है। एनालिटिकल पोर्शन भी इतना मुश्किल नहीं होता, ज़रा सी प्रैक्टिस से आप 40/40 या 40/35 ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया जा सकता है। नेक्स्ट ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए कंपैरेटिव स्टडी फॉर मेजर रिलीजन्स ये सब्जेक्ट होता है इस्लामियात के बजाय। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो एफपीएससी की लिस्ट के मुताबिक आपने अपने इंटरेस्ट और अपने बैकग्राउंड के मुताबिक ऑप्शनल सब्जेक्ट हर बच्चे ने अपने खुद सिलेक्ट करने होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो जब एक सीएसएस एस्पेरेंट सीएसएस की दुनिया में आता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल चीज़ होती है कि वो ऑप्शनल्स कैसे सिलेक्ट करे। तो ऑप्शनल्स के लिए बच्चे बहुत परेशान होते हैं। इसके लिए मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगी कि कोई और आपको ये नहीं बता सकता कि आपको क्या अच्छे से कर सकते हैं और क्या अच्छे से नहीं कर सकते। ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करने से पहले एक मशवरा ये है कि आप लोग एफपीएससी की वेबसाइट पर जाके हर ऑप्शनल का आउटलाइन ज़रूर चेक करें, जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है, जो लगता है आपको कि हम ये कवर कर सकते हैं इतने टाइम एरिया में, तो आप वो ऑप्शंस रखें। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स इट्स जस्ट अ मिथ, इस तरह का कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट टारगेट हो उसमें भी अच्छे मार्क्स ले लेते हैं बच्चे, और एक सब्जेक्ट में जब बहुत सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आ रहे हो तो उस सब्जेक्ट में भी बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप किसी सब्जेक्ट को किस तरह कैरी करते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट प्योरली आपकी चॉइस होनी चाहिए, किसी और की चॉइस नहीं होनी चाहिए। हो सकता है कि कोई एक टॉपर एक सब्जेक्ट में अच्छा हो लेकिन आप उस सब्जेक्ट में अच्छे ना हो, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सब्जेक्ट सेलेक्ट करें। ऑप्शनल्स की बात करें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी दो डिविजन्स होती हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव एंड 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव। इसमें भी 4 सवाल होते हैं ऑप्शनल्स के। आपको 5 या 6 सवाल दिए जाते हैं जिसमें से आपने 4 अटैम्प्ट करने होते हैं। ऑप्शनल्स की ग्रुपिंग कुछ एफपीएससी की वेबसाइट से ये मैंने ली है, इस तरह दिए हुए थे कि ग्रुप 1 में से आपने 200 नंबर का एक पेपर सेलेक्ट करना है। अगर आप इनमें से बात करें तो ज़्यादातर लोग पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस को सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये आपको बाकी सब्जेक्ट्स में हेल्प करते हैं, या आपको करंट अफेयर्स में हेल्प करते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स की तैयारी में ये जल्दी उनके मुकाबले में जल्दी तैयार हो जाते हैं। फिर इसके बाद ग्रुप 2 की अगर आप बात करें तो ग्रुप 2 में से भी आप 200 नंबर का कोई एक सब्जेक्ट या 100 नंबर का एक सब्जेक्ट 100 नंबर के 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप 3 की बात करें तो आप इस में से सिर्फ एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं 100 मार्क्स का। ग्रुप 4 में से बात करें तो आप 100 मार्क्स का कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप 5 की बात करें तो इसमें से भी आप 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ग्रुप 6 की बात करें, इसमें से भी आपने 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और ग्रुप 7 में से भी आपने 100 मार्क्स का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और इस तरह कम्बिनेशन बना के आपने अपने पूरे 600 नंबर पूरे करने हैं। आगे बढ़ते हैं। जिन बच्चों का रिटन क्लियर हो जाता है फिर उनको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। फिर मेडिकल टेस्ट जिनका क्लियर हो जाता है उनको साइकोलॉजिकल और फिर इंटरव्यू। तो इस सारी जर्नी के बाद जब एक एस्पिरेंट सीएसएस क्लियर कर लेते हैं तो फिर उन सवाल ये पैदा होता है कि उनकी एलोकेशंस कहाँ कहाँ होती हैं। तो पाकिस्तान एफपीएससी ने बीइंग सीएसएस एस्पिरेंट या सीएसएस क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स की एलोकेशंस इन 10 इदारों में होती है, जिनमें पाकिस्तान कस्टम सर्विस, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप, फ़ॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा इनलैंड एंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या जिसको डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप भी कहते हैं, इसके अलावा एज एन एएसपी इन पाकिस्तान पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड भी आप लग सकते हैं इन पाकिस्तान रेलवे। आपकी एलोकेशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में भी होती है, इसके अलावा लैंड्स एंड कंटोनमेंट ग्रुप में भी होती है, मिलिट्री में भी एमएलसीजी में भी आप एज अ डायरेक्टर जनरल लग जाते हो। इसके अलावा सेक्रेटरी फेडरल इन ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप। ये वो 10 ग्रुप्स हैं, 10 कैडरे हैं जिसके मुताबिक आप सीएसएस पास करके इन इदारों में 17वें ग्रेड के अफसर लग सकते हैं। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एग्ज़ाम। क्या कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैंने आपसे पहले भी बताया कि हर विदाउट एनी डिवीज़न, विदाउट एनी सेपरेशन, आप
जिसकी भी बैचलर्स डिग्री है और उसकी उम्र 21 साल से 30 साल तक है, वो एलिजिबल है फॉर द CSS एग्ज़ाम। इसके अलावा अपर लिमिट भी दी जाती है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, और इसके अलावा रूल्स के मुताबिक 2 साल की उनको रिलैक्सेशन दी जाती है। तो अब सवाल पैदा होता है कि CSS के लिए अप्लाई कैसे किया जाए। CSS की एडवर्टाइजमेंट हर साल सितंबर में आती है। उसके बाद इसका 2200 का एक चालान पे करना होता है आपने ऑनलाइन, और आपने अक्टूबर में ही अप्लाई करना होता है FPSC वेबसाइट पे ऑनलाइन। फिर FPSC हर साल फरवरी में इसके पेपर कंडक्ट कराती है और सितंबर अगस्त में इनका रिज़ल्ट आता है, और फिर जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं उनको आगे इंटरव्यू की और अगले प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है। तो जी व्यूवर्स, मेरा ख़्याल है कि आप लोगों के तमाम सवालात के जवाबात आपको मिल चुके होंगे। इसके अलावा भी आपके कोई सवालात हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करें, और मज़ीद और नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।